हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि राजस्थान बोर्ड ने जितने भी क्वेश्चंस कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले टॉपिक से क्लास 12th अकाउंटेंसी के फाइनल एग्जामिनेशन में साल 2024 तक पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस का आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, आज जितने भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ अपने पीछे वाले लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चन में डिस्कस किए और आने वाले लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उन सभी की पीडीएफ हम अपने एजुकेशन इनसाइट्स एप्लीकेशन में अपलोड कर चुके हैं। आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सारी पीडीएफ हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन के अंदर। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्या फीचर रहेंगे इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में, एक बार वीडियो जरूर देखें। और इस बुक के अंदर आपको डेस्क पेपर का भी फीचर मिलने वाला है, जहां पर आपको 5 से 6 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए। चलिए स्टार्ट करें आज का टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक बात और याद रखनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बीच में अपने सिलेबस में ऐड हुआ, बाद में फिर रिमूव कर दिया, इसीलिए आज में काफी कम क्वेश्चंस यहां देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉन कैश आइटम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन कैश आइटम? तो ऐसे आइटम्स जिससे कैश पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है उन्हें कहते हैं नॉन कैश आइटम। ऐसे आइटम जिनसे ना ही कैश इंक्रीज होगा और ना ही कैश होगा डिक्रीज, उन्हें कहेंगे नॉन कैश आइटम। लाइक डेप्रिसिएशन, लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, लाइक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एटसेट्रा। नंबर नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ऐसी एक्टिविटीज जो कंसीडर करती है ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद शेयर होल्डर फंड्स एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी। ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर हम कंसीडर करेंगे शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, वो कहलाएगी मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लोन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स एटसेट्रा। नंबर नेक्स्ट है, अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मेड। तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 आइटम्स ऑफ कैश आउटफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमें लिखनी है 2 आइटम्स जो बताएंगे कैश आउटफ्लोज, कि कैश का आउटफ्लो कब होगा, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो जब भी हम परचेज करेंगे कोई भी मशीन या परचेज करेंगे इन्वेस्टमेंट शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स का पेमेंट करेंगे तो होगा मेरा कैश का आउटफ्लो। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी वन लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई एक लिमिटेशन बतानी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट है, तो जो भी अकाउंटिंग के डीमेरिट्स हैं वही रहेंगे कैश फ्लो के, जिसमें एक है कि हमेशा ये इग्नोर करेगा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कि कैश फ्लो के अंदर कोई भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन नहीं है और कैश फ्लो बेस्ड है पास्ट इंफॉर्मेशन पे। नंबर नेक्स्ट, राइट 2 आइटम्स ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो कब होगा? तो पहला जब हम कोई एसेट्स बेच देंगे, सेल ऑफ एसेट्स या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ मशीन। तो दूसरा है उस पर्टिकुलर एसेट से हम कोई भी इंटरेस्ट डिविडेंड या फिर रेंट रिसीव करेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट वन डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बीच का एक डिफरेंस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम कवर करते हैं मेनली, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मेनली कवर करेंगे जितनी भी सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, इसमें कवर करते हैं वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। जबकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर करेंगे हम सारे ट्रांजैक्शन विद दी नॉन करेंट एसेट्स। So all the purchase and sale of non-current assets are recorded in the investing activity, while all the transaction of statement of P&L and working capital are recorded in the operating activity. Number next, write any one objective of cash flow statement. तो cash flow statement का एक ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर्स को कंपनी के कैश के बारे में अप्रोप्रिएट पोजीशन बताना कि कितना कैश किस एक्टिविटी से अराइज हुआ है, ताकि इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग कर पाए। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, the cash flow statement from the cash flow from selling a machine of book value of rupees 50,000 at a loss of 12,000 will be। एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू है 50,000 बेची गई है 12,000 रुपए के लॉस पे, तो इससे कितना कैश का फ्लो होगा, कितना कैश का इनफ्लो होगा। 50 की मशीन अगर 12 के लॉस पे बेचेंगे तो हमें होगा 38 का कैश इनफ्लो। क्वेश्चन नंबर 10, कैश फ्लो टू इंडियन कंपनीज एज अप्रूव्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है।
नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया एमटीबी 2023 में कि द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ₹1,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1,40,000। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आर 7,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 7,000, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 5,000। निकालना क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ कैश पेड फॉर द परचेज। मुझे निकालना है परचेज के लिए कितना कैश पेड किया। मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब जो माल बेचा उसकी कीमत 1,40, जो माल मैंने बेचा उसकी कीमत 1,40 प्लस माल बेचने के बाद भी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 5,000। तो ये मेरे पास क्या आ गया? टोटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। इसमें से माइनस कर लेंगे पिछले साल का स्टॉक 7,000। तो ये मेरा आ गया इस साल की परचेज। वापस रिपीट कर देता हूं, अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है इसलिए मैंने फॉर्मूले में नहीं लिखा। तो मुझे अगर परचेज निकालनी है, अब मुझे अगर परचेज निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मैं ऐड करूंगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूंगा ओपनिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन में था 1,40, मैंने ऐड किया 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया 1,45, मैंने माइनस किया 7,000 का ओपनिंग स्टॉक। तो यहां से मेरी परचेज आ गई, यहां से मेरी आ गई परचेज। कितनी आ गई? 1,45,000 माइनस 7,000, 1,38,000। मेरी परचेज आ गई 1,38,000। अब क्वेश्चन निकालना क्या है? कितना परचेज के लिए कैश पेड किया होगा। क्वेश्चन साइलेंट है, माल नगद खरीदे उधार, पूछ रहा है कितना कैश पेड किया होगा। तो ये मान के चलेंगे जितना भी माल खरीदा है उतना माल नगद में ही परचेज किया होगा। तो अल्टीमेट 1,38,000 मेरा आ जाएगा कैश पेड फॉर दी परचेज। नंबर नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इज क्लासिफाइड एज ब्लैंक एक्टिविटीज इन दी केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज। तो जब भी डिविडेंड रिसीव करेंगे, डिविडेंड हमेशा रिसीव करते हैं इन्वेस्टमेंट पे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे इन्वेस्टमेंट पे। तो अल्टीमेट चाहे फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो या नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो, ये दोनों ही फाइनेंसिंग दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगी, दोनों ही जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। अगर ये बात होती पेमेंट की और फाइनेंशियल एंटरप्राइज होती तब जाता ऑपरेटिंग में, और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज होती तब जाता फाइनेंसिंग में। नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश इक्विवेलेंट्स मींस those marketable securities which can be converted into cash within a period of 3 months। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की हमें वैल्यू निकालनी होती है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। तो वहां पर कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, और कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है सारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कंपनी 3 महीने के अंदर ही बेच देगी या फिर 3 महीने के अंदर ही कैश में कन्वर्ट कर देगी। नंबर नेक्स्ट, भावेश लिमिटेड ने नेट प्रॉफिट कमाया है 75,000 का आफ्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज 15,000 एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरीज 10,000। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सिंपल यहाँ पे ट्रांजेक्शन 3 ही है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। मुझे गिवन है प्रॉफिट आफ्टर ऑल दी एप्रोप्रिएशन 75,000 का प्रॉफिट। इसमें पहले एप्रोप्रिएशन से ऐड करेंगे। एप्रोप्रिएशन मतलब जितना भी रिजर्व में ट्रांसफर किया, जितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ डिविडेंड कुछ नहीं है, केवल रिजर्व में ट्रांसफर दे रखा है 15,000। इसका मतलब एप्रोप्रिएशन करने से पहले वाला प्रॉफिट था 90,000 और वो प्रॉफिट कहलाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स वाले में ऐड करेंगे टैक्स का अमाउंट तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पर टैक्स का अमाउंट गिवन नहीं है, मान के चलेंगे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 90,000 का, यही मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो ये आ गया मेरा 90,000। या फिर आप यहां लिख सकते हैं पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन प्लस जनरल रिजर्व 75 प्लस 15 90,000। अब इसमें एडजस्टमेंट करूंगा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है ये मेरा है नॉन कैश, सॉरी ये है मेरा नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो कैश में रियलाइज हुआ है, लेकिन इससे मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया है, कैश भी बढ़ गया है, लेकिन अल्टीमेट ये आइटम है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। तो यहां हम कर देंगे माइनस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है मेरा 10,000, ये कर देंगे माइनस। अल्टीमेट और कोई आइटम गिवन नहीं है तो मेरा 80,000 होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर नेक्स्ट कहता है भावेश लिमिटेड ने, यही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, कर चुके हैं। ये 2 बार रिपीट हो गया है, ध्यान रखें, हमने गलती से 2 बार रिपीट कर दिया है। नंबर नेक्स्ट, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑफ पवन लिमिटेड। में पवन लिमिटेड के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है। मुझे ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है और क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है। मुझे ओपनिंग क्लोजिंग प्रोविजन दे रखे हैं।
ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने जो प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट किया है वो है 12,000 का। अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना होगा? कुल मिला के मुझे ये निकालना है इस साल कितने अमाउंट का टैक्स पेड किया, क्योंकि यहाँ पर और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, तो केवल कैश पेड फॉर टैक्सेस ही कंसीडर किया जाएगा कैश आउटफ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पर मेरे पास ओपनिंग है प्रोविजन 10,000, इस साल मैंने और प्रोविजन बनाया 12,000 का, टोटल प्रोविजन हो गया 22,000 का। तो साल के आखिरी में प्रोविजन क्लोजिंग है 15,000, अल्टीमेट 7,000 का टैक्स पेड कर चुके हैं, तो मेरा आंसर आएगा 7,000। या फिर सर मैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लूं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट यहाँ आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग प्रोविजन 10,000, टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग प्रोविजन 15,000, प्रोविजन इस साल बनाया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 12,000, यहाँ पे आएगा पेमेंट टू बैंक या टू कैश अमाउंट 7,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला कहता है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉन कैश आइटम। 2024 में आया कि इन चार में से बताओ नॉन कैश आइटम कौन सा है। तो कैश इन एंड कैश आइटम है, बैंक डिपॉजिट कैश आइटम है, मार्केटेड सिक्योरिटीज कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन मेरा है नॉन कैश आइटम। नंबर नेक्स्ट कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट में क्या अंतर है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये बताता है कैश की एडिक्वेट पोजीशन, कि नेट कैश का इनफ्लो है, मतलब कैश जनरेटेड है नेट, या फिर कैश यूज्ड है, वो भी अलग अलग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग से। जबकि इनकम स्टेटमेंट बताता है एंटिटी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कितनी है, करंट ईयर में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। नंबर नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मींस दैट स्टेटमेंट विच शोज कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज ऑफ एन एंटिटी फ्रॉम द इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निकालना क्या वापस टैक्स पेड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाई प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग प्रोविजन, ये मेरा आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बहुत सारे ईयर्स में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ही पूछा है, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग प्रोविजन है 60,000, क्लोजिंग बैलेंस है 20,000, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन 20,000, प्रोविजन बनाया 60,000, तो बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 60,000, ओपनिंग प्रोविजन सॉरी प्रोविजन बनाया 80,000 का, ओपनिंग प्रोविजन था 60, 80 और बनाया हो गया 41, क्लोजिंग प्रोविजन मेरा है 20। इसका मतलब मैंने पेमेंट कर दिया होगा इस साल 1,20,000 के टैक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स, मुझे बतानी है दो विशेषताएं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो पहला है ये कंपनी की एडिक्वेट कैश पोजीशन शो करता है, कि कैश किस एक्टिविटी जनरेट हुआ है, और दूसरा इसके बेसिस पर इन्वेस्टर्स या जितने भी अकाउंटिंग यूजर हैं वो करेंगे डिसीजन मेकिंग। तो इट हेल्प्स टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग पैसा इन्वेस्ट करें या नहीं करें, माल बेचें या नहीं बेचें, लोन दें या नहीं दें। नंबर नेक्स्ट, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, वापस आ गया टैक्स पेड का अमाउंट निकालना है। तो 20,000 ओपनिंग प्रोविजन है, प्रोविजन इस साल बनाया 25 का, टोटल प्रोविजन हो गया 45,000 का, क्लोजिंग प्रोविजन है 15,000, इसका मतलब 30,000 का टैक्स पेड कर चुके हैं, इसका आंसर रहेगा मेरा 30,000। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मुझे निकालना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो होगा। इन्फॉर्मेशन है प्लांट इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट्स, परचेज और सेल्स गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया डिबेंचर्स पर 60,000 रुपए की, और डिविडेंड रिसीव किया शेयर पर 10,000 रुपए का। निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले मैंने जितने भी एसेट्स परचेज किए इनसे कैश का होगा आउटफ्लो, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ गुडविल, 4,40,000, 1,80 और 2,00,000।
और ये मेरा 2 लाख, इनसे होगा कैश का आउटफ्लो। परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ गुडविल, इन्वेस्टमेंट और गुडविल। परचेज करेंगे तो कैश का होगा आउटफ्लो। इसके बाद है सेल्स, तो मैंने प्लांट बेच दिया 50,000 में, इन्वेस्टमेंट 1 लाख में और पेटेंट 1 लाख में, इनसे होगा कैश का इनफ्लो 50,000, 1 लाख और 1 लाख। तो सेल ऑफ गुडविल, इन्वेस्टमेंट एंड पेटेंट, सॉरी प्लांट, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, प्लांट, इन्वेस्टमेंट और पेटेंट। परचेज करने से कैश का आउटफ्लो, सेल करने से कैश का इनफ्लो। 3 इन्फॉर्मेशन और गिवन है मेरे पास कि इंटरेस्ट रिसीव किया इन्वेस्टमेंट में 60 और डिविडेंड रिसीव किया 10, इनसे भी कैश का होगा इनफ्लो। पार्ट है इन्वेस्टिंग का 60,000 और 10,000। ये है मेरा इंटरेस्ट और ये है अमाउंट डिविडेंड का। अब यहां से निकाल दें नेट कैश का आउटफ्लो या फिर कैश का इनफ्लो। ये हो गया टोटल अपना 2 लाख, 1 10, 1 20, टोटल ये हो गया 3,20,000 कैश का इनफ्लो। इसके बाद 3 20, ये अपना हो गया 2 लाख और 1 80, 3 80, 3 80 और 4 40, 3,80,000 और 4,40,000, 8,20,000, 3 80 और 4 40, बिल्कुल 8 20 नेगेटिव, 3 20 पॉजिटिव, इसका मतलब मेरा कैश का आउटफ्लो होगा 5 लाख। तो नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगा 5 लाख, या फिर आप लिख सकते हैं नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 5 लाख। नंबर नेक्स्ट, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें रिलेटेड है विनीत लिमिटेड से। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, टैक्स का प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, निकालना वही वापस कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो ओपनिंग प्रोविजन 45, बनाया 90, टोटल प्रोविजन हो गया 135, 50,000 क्लोजिंग प्रोविजन है, इसका मतलब पेमेंट कर चुके हैं 85,000 के टैक्स का। यहाँ मुझे हर बार प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना होगा। नंबर नेक्स्ट कहता है जो है 2023 में प्लांट की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू गिवन है। यहां पर देखिए प्लांट की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन है। साइलेंट केस में अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो हमेशा मान के चलते हैं ये मेरी वैल्यू जो है ये बुक वैल्यू है, जो आई है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अल्टीमेट रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहलाई। आगे कहता है ड्यूरिंग द ईयर प्लांट जिसकी कॉस्टिंग है 12,500, जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 7,500, हमने बेच दिया है 6,500 में। अगर कंपनी ने प्लांट का अकाउंट डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद मतलब WDV मेंटेन किया है तो उस केस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट अकाउंट में पोस्ट नहीं होगा। तो उस केस में प्लांट अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पोस्ट नहीं होगा। पहले मान के चल रहा हूं मैं WDV पर ये अकाउंट हमें बनाना था, क्योंकि साइलेंट केस में हमेशा मान के ही चलते हैं कि ये WDV ही गिवन है। तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस कैरी डाउन 30,000। ये मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू कर दी है प्लेस। ओपनिंग हो गया मेरा 25,000, क्लोजिंग वैल्यू मेरी आ गई है 30,000। फिर इसके बाद कहता है एक प्लांट जिसकी कॉस्ट 12.5 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7.5, मतलब वैल्यू रह गई मेरे लिए 5, ये बेचा मैंने 6,500 में, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 6.5 टू प्लांट 5 और टू गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। गेन कितना है 1,500, ये बैंक में आएगा 6500, गेन है मेरा 15। तो एंट्री अल्टीमेट मेरी बनी बैंक अकाउंट डेबिट 6500 टू प्लांट 5,000 टू गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट 1,500। 5,000 कहां से आया 12,500, ये थी कॉस्टिंग, 7,500 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो अल्टीमेट मेरे लिए WDV है 5,000। अब मैं देख लूं कितना प्लांट और मैंने परचेज किया। 25,000 का मेरे पास प्लांट था, मैंने इसमें से 5,000 वाली 5,000 वाली WDV प्लांट बेच दिया, तो रहना चाहिए था क्लोजिंग 20, रहे आ रहा है 30, तो इसका मतलब मैंने और परचेज किया होगा कितना 10,000। या फिर दूसरा करने का तरीका
क्रेडिट ऐड कर लें, ये आ गया 36,500, इसमें से माइनस कर लें डेबिट साइड वाला अमाउंट, ये दोनों, तो आ जाएगा मेरा परचेज। निकालना है कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो। तो बेचा 6500 में, बेचा 6500 में कैश का इनफ्लो, खरीदा 10,000 में कैश का आउटफ्लो, तो नेट मेरा हुआ कैश का आउटफ्लो 3,500। अब बात करें दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके में ये मान के चलें ये मुझे कॉस्ट ही गिवन है, तो मुझे प्लांट अकाउंट बनाना होगा कॉस्ट। तो प्लांट अकाउंट मैंने पहले ऑल्टरनेटिव में बनाया, ये WDV पे, अब मैं बनाऊंगा कॉस्ट में। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, बाई बैलेंस कैरेट डाउन 30,000, ये आ गया ओपनिंग और क्लोजिंग कॉस्ट। इसके बाद एक 12,500 वाला प्लांट, तो उसकी पोस्टिंग हम लोग, अगर कंपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना रही है और ये बना रही है कॉस्ट पे, तो जिस दिन प्लांट बेचा जा रहा है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकल के यहां पहुंचाना पड़ेगा। तो यहां आएगा बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कितना है 7.5। अब कॉस्ट रहेगी 5, अब पास करनी होगी बेचने की एंट्री, तो बाई बैंक 6500 और टू गेन 1500। मेरे पास 25,000 वाली कॉस्टिंग का प्लांट पहले था, जिसमें से 12,500 वाली कॉस्टिंग का प्लांट बेच चुके हैं, तो क्लोजिंग आना चाहिए था 12,500, जबकि क्लोजिंग आ रहा है 30,000। इसका मतलब मैंने परचेज किया होगा कितने वाला प्लांट, 17,500 वाला। ये आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। या दूसरा तरीका निकालने का, इसे कर लें एड ऑन, तो 14 और ये आ जाएगा 44, 44,000। 44,000 में माइनस करेंगे 26,500, तो आएगा मेरा 17,500। अब यहां से कैश का आउटफ्लो 17,500, इनफ्लो 6,500, तो नेट कैश का आउटफ्लो रहेगा 11,000। तो ये दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिया। मेरा जो सजेस्टिव आंसर था वो पहले वाला रहेगा, क्योंकि जब तक इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी हमेशा मान के चलेंगे प्लांट की वैल्यू है WDV। नंबर नेक्स्ट, युवराज लिमिटेड, जिनका नेट प्रॉफिट ये आया था कुछ 2024 में, जहां तक है युवराज लिमिटेड, जिनका नेट प्रॉफिट है 74,000 रुपए का, डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद इनकम टैक्स पेड गिवन है 20,000। निकालना क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 74,000। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम आ जाएगा डेप्रीसिएशन। इससे प्रॉफिट कम हो गया, कैश कम नहीं हुआ, तो मैंने कर दिया ऐड। इसके बाद टैक्स पेड सबसे आखिरी में करेंगे माइनस, तो माइनस टैक्स पेड, तो यहां से मेरा कैश जनरेटेड आ गया 80,000। 74 और 26 1 लाख, माइनस करेंगे 20, तो मेरा आ गया 80,000। नंबर नेक्स्ट जो है 2013 में, इंफॉर्मेशन हमें निकालना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश का कितना आउटफ्लो या फिर इनफ्लो होगा। गुडविल की ओपनिंग क्लोजिंग, पेटेंट, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ग्रॉस, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है। 10% इन्वेस्टमेंट, ये सारे ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर्स गिवन है, और नीचे कहता है डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट पे, वो भी कितना 40,000। तो मुझे इस बार निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक बात और याद रखनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से इस साल और लास्ट ईयर तक हाईएस्ट मार्किंग थी 2 नंबर, तो पूरा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो हमेशा इंडिविजुअल, सबसे पहले इंडिविजुअल प्रैक्टिस करें हर एक एक्टिविटी के अलग अलग, फिर बाद में चाहें तो आप लोग सभी एक्टिविटी को कंबाइंड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मेरा फॉर्मेट आ गया, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले गुडविल ओपनिंग है 230, क्लोजिंग है 180। फर्दर गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वैल्यू गिर रही है, तो गुडविल की वैल्यू कम होती है अमोर्टाइजेशन की वजह से। मैंने गुडविल की होगी राइट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर, तो ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा, इन्वेस्टिंग से इसका कोई भी संबंध नहीं है। फिर कहता है पेटेंट ओपनिंग 180 है, क्लोजिंग 230 है, तो पेटेंट बढ़ रहा है परचेज करने की वजह से, 50,000 का हमने पेटेंट किया है परचेज, तो ये होगा माइनस परचेज ऑफ पेटेंट। ये आ गया परचेज ऑफ पेटेंट। पेटेंट परचेज करने के बाद बिल्डिंग 2 लाख है ओपनिंग, क्लोजिंग है 180, तो 20,000 रुपए वैल्यू कम हुई है बिल्डिंग की, मान के चलेंगे लगाया होगा डेप्रिसिएशन। क्योंकि अगर साइलेंट केस रहता है, कोई भी टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल एसेट्स गिर रही है, तो हमेशा ये माना जाएगा साइलेंट केस में कि डेप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन हुआ होगा। प्लांट ओपनिंग है 360, क्लोजिंग है 320, नीचे कही रहा था कि 40,000 डेप्रिसिएशन है, 40,000 ही वैल्यू गिर रही है, इसका इन्वेस्टिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। फर्नीचर ओपनिंग 40, ओपनिंग 420, क्लोजिंग 4,92,000, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो परचेज किया होगा,
72,000 से। तो परचेज ऑफ फर्नीचर ये आ गया मेरा 72,000। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 4 लाख, क्लोजिंग 360। इन्वेस्टमेंट पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो इन्वेस्टमेंट हमने बेचे होंगे 40,000 के, दिया नहीं, कितने में बेचे हैं, तो मान के चलेंगे 40,000 में ही बेचे होंगे, तो कैश का होगा इनफ्लो। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000। इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट रेट भी गिवन है 10%। ये दिया नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बेचे कब है, तो अगर डेट दे रखी होती तो उसी के अकॉर्डिंग में इंटरेस्ट निकालता। अगर साल के स्टार्टिंग में बेचता तो केवल 360 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते। क्वेश्चन साइलेंट है तो मान के चलेंगे साल के आखिरी दिन में बेचा होगा, तो 4 लाख के इन्वेस्टमेंट पूरे साल रहे, हमें इंटरेस्ट रिसीव होगी पूरे साल की, तो 40,000 आ जाएगा। तो ये मेरा 80,000 का कैश इनफ्लो। 72 और 50, 1,22,000 का कैश आउटफ्लो। तो नेट मेरे 42,000 का आएगा कैश आउटफ्लो फ्रॉम दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन गिवन है, निकालना है कैश, बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर गिवन है 1 लाख, ट्रांसफर टू जनरल गिवन है 10,000, डिक्रीज इन डेटर्स गिवन है, डिक्रीज इन बीपी है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर है, इंक्रीज इन स्टॉक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो स्टार्ट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। यहाँ पर एक ये क्वेश्चन आ गया स्टार्टिंग में, मुझे गिवन है नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है जो भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से निकाला है, सारे टैक्सेस सारे खर्चे माइनस करने के बाद, लेकिन किसी भी एप्रोप्रिएशन को करने से पहले, तो वही गिवन है बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब रिजर्व अभी से माइनस नहीं है, तो मैं रिजर्व अब इसमें प्लस नहीं करूंगा, तो मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख रुपए, क्योंकि टैक्स का अमाउंट भी आगे कहीं भी गिवन नहीं। तो मेरा 1 लाख आ गया, इसका मैंने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि साइलेंट कहता है अगर नेट प्रॉफिट केवल नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है तो वो नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल दी एप्रोप्रिएशन होता है। उसके बाद कहता है डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन बीपी, ये दोनों आइटम है वर्किंग कैपिटल के। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखने के बाद मुझे एडजस्टमेंट करना होता है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो ये मेरा वर्किंग कैपिटल का आइटम है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ये नॉन कैश आइटम है। इससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया लेकिन कैश कम नहीं हुआ, तो इसे करेंगे प्लस 5,000। इंक्रीज इन स्टॉक वर्किंग कैपिटल के अंदर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये नॉन कैश एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग है। कैश कम नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट कम हो गया, तो 12,000 मैंने कर दिया प्लस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये है नॉन ऑपरेटिंग प्लस कैश आइटम है इन्वेस्टिंग का, तो यहां मैंने प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया, तो अब करना होगा कम, इसे कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये तीनों आएंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम के अंदर। तो ये हो गया 12 और 1 13, 1,13,000, 1,13,000। आप लोग इस वाले एडजस्टमेंट को अगर ये मान के चल रहे हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल दी एप्रोप्रिएशन है, तो वहां पर आपको रिजर्व प्लस करना होगा, ये आपको वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा। मैंने ये एडजस्टमेंट कर दिया, ये वाला हो गया, डिस्काउंट वाला हो चुका है। अब मेरा आ जाए वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे, डेटर कम हो रहे हैं, करेंगे प्लस 25,000, क्योंकि डेटर्स कम होते हैं तो कैश होगा रियलाइज। फिर है डिक्रीज इन बीपी, बीपी कम हो रहा है, पेमेंट किया होगा 20,000, तो कैश का आउटफ्लो। इसके बाद इंक्रीज इन स्टॉक 18,000, स्टॉक इंक्रीज होगा, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया लेकिन कैश इंक्रीज नहीं हुआ, तो मैंने ये तीनों आइटम भी कर लिए हैं एडजस्ट, खत्म। तो ये हो गया मेरा 25 माइनस 20 5, ये बचेगा 1 लाख। 13 और 25 1 38, 1 38 में माइनस करेंगे 38, तो मेरा कैश आएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग इक्विटी 1 लाख रुपीज। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मुझे कैश फ्लो निकालना है। इन्फॉर्मेशन गिवन है साल 2014 और 2013 के बारे में, मेरा प्रीवियस ईयर 2013 और करंट ईयर 2014। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट ईयर तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था 1,20, करंट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 1,10। इसका मतलब करंट ईयर की जो रिटेन्ड अर्निंग है वो है नेगेटिव। मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा स्टार्ट करना होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया है, रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड करेंगे एप्रोप्रिएशन, मतलब रिजर्व में ट्रांसफर, डिविडेंड एटसेट्रा, फिर इसमें प्लस करेंगे करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, तीनों ऐड करेंगे, आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मेरी रिटेन्ड अर्निंग है नेगेटिव 10,000, फिर अकाउंट रिसीवल ये जाएगा वर्किंग कैपिटल में, आउटस्टैंडिंग रेंट ये भी जाएगा वर्किंग कैपिटल में, गुडविल
लास्ट ईयर तक थी 76,000, करंट ईयर तक है 80,000, मतलब 4,000 रुपए गुडविल इंक्रीज हुई है क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं गुडविल किया परचेज। ये जाएगा मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। प्रीपेड इंश्योरेंस वर्किंग कैपिटल का पार्ट है और अकाउंट्स पेबल भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। अल्टीमेट इसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मेरा जो रिटेन अर्निंग नेगेटिव आया है यही माना जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 10,000 की प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट। कोई भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं है। फिर मुझे करना होगा वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट। तो पहला अकाउंट रिसीवल लास्ट ईयर तक था 60,000, करंट ईयर में 50,000, 12,000 से अकाउंट रिसीवल डिक्रीज हुए, ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट लास्ट ईयर तक 42, करंट ईयर में 24, तो ये 18,000 से हो रहा है डिक्रीज, तो इसे करेंगे माइनस क्योंकि हमने आउटस्टैंडिंग रेंट का कर दिया होगा करंट ईयर में पेमेंट। फर्दर प्रीपेड इंश्योरेंस लास्ट ईयर तक 4,000, करंट ईयर में 8,000, तो 4,000 से करंट एसेट्स बढ़ रही है, ये भी करेंगे माइनस। इसके बाद आउट अकाउंट्स पेबल मतलब क्रेडिटर प्लस बीपी लास्ट ईयर तक 38,000, करंट ईयर में 26,000, 12,000 से क्रेडिटर हो रहा है कम, मतलब मैंने किया होगा पेमेंट। सारे आइटम हो चुके हैं वर्किंग कैपिटल के। अब निकालते हैं नेट कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो 12,000, ये 12,000 से 12,000 गया, तो 18 और 10 28 और 4 32, मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ रहा है नेगेटिव 32,000। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 29 की। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। इस बार इंफॉर्मेशन गिवन है, निकालना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है। क्रेडिटर्स, डेटर्स, बीआर, शॉर्ट टर्म लोन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैंक ओडी। याद रखें शॉर्ट टर्म लोन और बैंक ओडी ये दोनों ही पार्ट हैं फाइनेंसिंग के, ना कि ऑपरेटिंग के। तो क्रेडिटर 15,000 रुपए से बढ़ रहा है, ये ओपनिंग ईयर या ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस बढ़ रहा है, प्लस करेंगे 15,000। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में 60,000 से डेटर कम हो रहा है, प्लस करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। बीआर 5,000 से बढ़ रहे हैं, माइनस करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में 5,000। 20,000 शॉर्ट टर्म लोन इन्वेस्ट अपने जाएगा फाइनेंसिंग में। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ओपनिंग था 10, क्लोजिंग के साथ 3,000 किया हुआ राइट ऑफ, ये जाएगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। 3,000 हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किया है कम, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कम होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के थ्रू प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये हमें करना होगा माइनस। तो ये है नॉन कैश आइटम। और आखिरी में कह रहा है कंपनी इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹37,000, कंपनी को करंट ईयर में हुआ है लॉस। तो लॉस स्टार्टिंग से करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस के 37,000, तो 37,000 माइनस के माइनस करेंगे 3 हो गया माइनस के 40, फिर 15 और 60 75 और माइनस के 5, तो 40 माइनस के 5 माइनस के टोटल है 45,000, ये है 75,000। तो मेरा आएगा 30,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैपिटल गिवन है, इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर और लोन फ्रॉम बैंक गिवन है, ओपनिंग फिगर्स और मुझे गिवन है क्लोजिंग फिगर्स। आगे कहता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 20% डिविडेंड पेड किया, इक्विटी शेयर पर 10% डिविडेंड पेड किया, प्रेफरेंस शेयर पर 8% इंटरेस्ट पेड किया डिवेंचर पर, और 54,000 रुपए की 54,000 की इंटरेस्ट पेड किया। निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन ये गिवन नहीं है कि हमने शेयर या फिर डिवेंचर इशू किए तो क्या प्रीमियम और डिस्काउंट पे किया या नहीं किया। तो मान के चलेंगे पार वैल्यू। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग 12, क्लोजिंग 15, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 3 लाख, कैश का होगा इनफ्लो 3 लाख, कैश का होगा इनफ्लो। इक्विटी शेयर का प्रेफरेंस शेयर ओपनिंग 4, क्लोजिंग 4, कोई भी चेंज नहीं हुआ, ना शेयर जारी किया ना रिडीम। डिवेंचर ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 1 लाख, तो मैंने डिवेंचर किए रिडीम, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अमाउंट है 1 लाख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी एडिशनल नंबर नेक्स्ट, लोन फ्रॉम बैंक ओपनिंग 5, क्लोजिंग 3, इसका मतलब मैंने लोन का किया रिपेमेंट, लोन रीपेमेंट या रीपेड, ये अमाउंट आ गया 2 लाख, ये भी मेरा होगा कैश का आउटफ्लो। ये मैंने स्टार्टिंग के चारों आइटम कर ली। अब बात करें इंटरेस्ट और डिविडेंड की, तो कह रहा है 20% डिविडेंड रहेगा इक्विटी शेयर की ओपनिंग बैलेंस पे, ओपनिंग बैलेंस है 12 लाख, इक्विटी डिविडेंड हो गया 240, ये हो गया पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड के बाद प्रेफरेंस शेयर पर रहेगा 10% डिविडेंड 40,000, प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद फिर अपना आइटम है इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस और डिवेंचर, ओपनिंग बैलेंस डिवेंचर का है 2 लाख, तो ये आ जाएगा 16,000 और वो आ जाएगा मेरा
54,000, ये आ गया 16 डिवेंचर इंटरेस्ट और 54,000 लोन की इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ये मैंने सारे आइटम का एडजस्टमेंट कर दिया। इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड करेंगे तो कैश का होगा आउटफ्लो। तो मेरा ये सारा कैश का आउटफ्लो है, 1 लाख और 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख से 3 लाख गई और बचा 240 और 40, 280, 280 और 70, 3.5 लाख। ये मेरा है नेट कैश आउटफ्लो। क्या आ जाएगा? कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये बात थी आखिरी क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो चुका है। इनकेस अभी कोई डाउट है तो आप लोग उसमें कमेंट जरूर करें, मैं आपके क्वेरी का रिजॉल्व करने की कोशिश जल्दी जल्दी करूंगा। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले अपने अगले लेक्चर्स में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।